वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है वह काव्यखंड से संबंधित है और इस चैप्टर का शीर्षक है सवेय तथा कवित्व। इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि सवैया तथा कवित्व इसके रचयिता कवि देव, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर इस काव्यखंड का जो पहला सवैया है उसको हमने विस्तार से पढ़ा। इस सवैया में कवि ने किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम कवित्व को पढ़ेंगे। कवित्व आपको इस काव्यखंड में 2 लिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला कवित्व है वह सेशन नंबर 2 में हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता का हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जिंगुला सोहेतन छवि भारी द्वे, पवन झुलावे केकी किर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतराव करे राई रोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब देखिए यहाँ पर यह कवित्व पढ़ने के बाद हमें क्या जानकारी हासिल हो रही है कि यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अब देखिए बहुत सारे ऋतु होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, उसमें से जो वसंत ऋतु को हम क्या कहते हैं? सारे ऋतुओं का राजा माना जाता है। अब वसंत ऋतु का वर्णन हमने इसके पहले भी बहुत सारे काव्यांश में पढ़े हैं कि किस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन से सारा वातावरण बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी कवि देव इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन एक अलग रूप में। क्योंकि हम जब वसंत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा क्या पढ़ते रहते हैं कि वसंत ऋतु में हमेशा नए पेड़ पौधे आते हैं, फिर पौधों पर, नए कलियों पर, नए पत्तियों पर एक आनंद महोत्सव उत्पन्न होता है, तथा नए फूलों पर क्या हो जाता है, जब कलियों का रूपांतरित फूल में हो जाता है तो तितलियां, भौरे मंडराने लगते हैं। इस प्रकार का हमेशा हमने वसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कवि देव इन्होंने वसंत ऋतु का हमारे सामने एक अलग रूप में वर्णन किया है कि क्या कि वसंत ऋतु जो है वह हमारे सामने लेखक कामदेव के छोटे से शिशु अर्थात बालक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करे। अब देखते हैं इसको कवि क्या कह रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार द्रुम, द्रुम का अर्थ क्या होता है? पेड़ या वृक्ष। डार का अर्थ क्या होता है? पेड़ की जो डाल होती है, डाल। पेड़ की जो डाल होती है उसे डार कहा जाता है। अब पलना मतलब झूला, पालना कहते हैं। बिछोना मतलब बिस्तर। नव मतलब नया। पल्लव जो पत्ते होते हैं कि देखो बसंत ऋतु में क्या होते हैं, वृक्षों पर नए नए पत्तों का आगमन होता है। अब यहाँ पर कवि वसंत ऋतु का हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं और इसमें वसंत ऋतु का जो वर्णन है एक छोटे से बालक के रूप में कर रहे हैं। अब आपके घर में जब कोई छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा आता है तो कैसे करते हैं आपके साथ? आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो? बहुत आनंद होता है ना आपको, उसको हंसाने का, उसके साथ खेलने का आपका मन होता है। तो तरह तरह के खेलते, घर का हर व्यक्ति, घर का हर सदस्य उसके लिए कुछ ना कुछ करता है। जो दादी नानी होती है वो क्या करते हैं, अपने हाथ में उठाकर उसे झूला के रूप में झुलाते रहते हैं। तरह तरह के कपड़े उसको पहनाए जाते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं वो उसको ताली बजाकर, चुटकी बजाकर, उनको तरह तरह के एक्शन करके उन छोटे बच्चों को, बालक को हंसाने के, उसके साथ बात करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से तरह तरह के यह क्रियाकलाप आप भी आपके घर में अगर कोई छोटा बालक शिशु आता है तो करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कवि वही बातें हमें वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उस समय करे।
कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के रूप में जब कामदेव का जो छोटा बालक शिशु आया हुआ है तो क्या हो रहा है, अब इस सारा प्रकृति उसके आगमन में, उसके स्वागत में लगा हुआ है। अब देखो कैसे उस बालक का, उस शिशु का स्वागत हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी उसके स्वागत में लग गए हैं। जो पेड़ का जो डाल होता है वह क्या है, पलना, पालना बना हुआ है। और नव पल्लव, पल्लव नए पत्ते, नव का अर्थ होता है नए, नए पत्ते। उस बालक का, उस शिशु का क्या बना हुआ है, बिछोना अर्थात बिस्तर। अब देखिए यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में भी एक छोटा सा चित्र दिया गया है, बालक यहाँ पर सोया हुआ है, वृक्ष की डाल दिखाई दे रही, वहां पर देखो ये पालना बना हुआ है उसका, बालक का, उस शिशु का, और जो नए नए पत्ते हैं उसके बिस्तर बना हुआ है उस छोटे से शिशु का, बालक का। अब ये शिशु बालक कौन है, वसंत रूपी जो ऋतु है उसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पहली पंक्ति समझ में आ गई। अब दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी। सुमन, सुमन का अर्थ क्या होता है, फूल। झिंगुला, झिंगुला का अर्थ क्या होता है कि वस्त्र। अब देखिए हम जब छोटे बालक को जो वस्त्र पहनाते हैं ना, वो ज्यादा टाइट नहीं होता है, वो कैसा होता है, ढीला ढाला होता है। उसे हम एक तरफ से उसके छोटे बालक के, उन नन्हे मुन्ने बालक के वस्त्र को हम क्या कहते हैं, झबला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहे कि उस बालक के वस्त्र कैसे है, सुमन, फूलों से बना हुआ वह वस्त्र है, झबला है। सोहे तन छवि भारी दे। सोहे, सोहे का अर्थ क्या है, अच्छा। तन, तन का अर्थ क्या है, शरीर। छवि, छवि का अर्थ क्या होता है, सुंदर। तो इस प्रकार से उसने वो जो सुमन रूपी वस्त्र डाला हुआ है, फूल रूपी जो झबला पहना हुआ है, उससे उसका, उस बालक का शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को मोहित कर रहा है। अब देखिए सारे प्रकृति उस बालक के स्वागत में, उसको रिझाने में लगे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं कि पवन झुलावे। अब पवन, पवन क्या होता है, हवा, एयर। एयर क्या कर रहा है, उसको, उस पलने को, पालने को यहाँ से वहां झुला रहा है। केकी करी, केकी कीर बतरावे देव। केकी मोर, कीर तोता, बतरावे, बतरावे, बतराना अर्थात बात करना। तो अब देखो हवा उसके झूले को झुला रहा है, उसके पालने को यहाँ से वहां झोंके लगवा रहा है। और केकी मोर, कीर तोता उसके साथ तरह तरह के बात करके उसको रिझाने में लगे हुए हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। और कोकिल, कोकिल पक्षी जो होता है, हम सबको पता है ना कितना मधुर गीत गाती है। तो कोकिल पक्षी जो है वह क्या कर रही है, हलावे, उसको, उसके पालने को हिला रही है। और हिलाते हुए हुलसावे, हुलसाना, हुलसावे अर्थात उसके मन को बहला रही है। कर तारी दे, कर हाथ, तारी ताली देना। अब देखो कोकिल पक्षी क्या कर रही है, उसके साथ बातचीत करे, और बातचीत करते करते उसको हाथ में ताली देकर उसके मन बहलाने की कोशिश कर रही है। आगे कवि कहते कि पुरित परागसो उतारो करे राई नोन। अब देखो यहाँ पर नोन का अर्थ क्या होता है, नमक। राई हमें पता है कि जो हम तड़का में लगाते हैं ना, छोटी काली जैसी होती है। पराग, पराग का अर्थ क्या होता है, पराग कण। फूलों में जो छोटे छोटे पराग के कण होते हैं उसे कहा जाता है। पुरित का अर्थ होता है भरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर कवि कल्पना करे कि देखो जैसे कि हमारे घर में जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, उसको नजर न लगे इसलिए घर के औरतें तरह तरह की क्रियाकलापें करते हैं। उसको क्या करते हैं, नमक और राई से उसकी नजर उतारते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि कह रहे कि वसंत ऋतु का जो छोटा मदन रूपी जो बालक है, काम रूपी जो, काम देवता रूपी जो बालक है, शिशु है, उसको किसी की नजर न लगे, उसे पराग के जो कण होते हैं ना, हमने देखते हैं फूलों के बीच में जो पराग के कण भरे होते हैं। तो जैसे कि एक कटोरे में माता राई और नमक का भरा हुआ कटोरा होता है, उसको बच्चों के नजर उतारने के लिए रखा होता है। तो उसी प्रकार से वो फूलों के जो पराग के कण है वह उस शिशु की नजर उतारने के लिए राई और नमक का कार्य कर रहे हैं।
आगे कवि कह रहे कि कंजकली नायिका लता न सिर सारी दे। कंजकली, कंज का अर्थ होता है कमल, कमल की कली। नायिका, तो कमल की कली जो नायिका रूपी है वह लतान, लतान अर्थात लताए, सिर सर पर, सारी सारी। तो देखो कमल की जो कली है नायिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है, वह कैसे आई हुई है कि उसने पूरे लताओं को अपने साड़ी के रूप में पहना हुआ है। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। मदन, मदन का अर्थ क्या होता है? कामदेव। रूप और सौंदर्य, सौंदर्य और प्रेम का प्रमुख देवता माना जाता है। तो ऐसे इस कामदेव का महिप, महिप अर्थात राजा, कामदेव रूपी जो राजा है उसका बालक शिशु बसंत ताही प्रातः ही जगावत। ऐसे इस बसंत रूपी कामदेव राजा रूपी जो बालक है उसको प्रातः ही अर्थात प्रातः सुबह में ही जगावत है। कौन जगावत है? गुलाब चटकारी दे। गुलाब का जो फूल है वह चुटकी, चटकारी चुटकी देना, चुटकी दे देकर ऐसे इस काम रूपी बालक को, वसंत रूपी जो काम देवता का बालक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उसको सुबह ही गुलाब का फूल जो होता है वो चुटकी दे देकर जगा रहे हैं। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसको जगाने के लिए हम भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं ना। घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, माता होते हैं, वो बच्चों को छोटे छोटे ऐसे चुटकी दे देकर उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि उस वसंत रूपी जो ऋतु है, जो कामदेव का बालक के शिशु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसे गुलाब की कली चुटकी दे देकर सुबह उठाने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार हमने इस कवित्व को विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ, फिर भावार्थ देखते हैं और विशेष देखते हैं। द्रिम पेड़, बिछोना बिस्तर, पल्लव पत्ते, सुमन झिंगुला फूलों का झबला या ढीला ढाला वस्त्र, सोहे अच्छा, छवि सुंदर, केकी मोर, किर तोता, हलावे उलसावे मन बहलावे, पुरित भरा हुआ, पराग फूलों का कण, नोन नमक, कंजकली कमल की कली, मदन प्रेम और सौंदर्य का देवता कामदेव, महिप राजा, ताही उसे, चटकारी चुटकी। अब देखते हैं इस काव्यांश का भावार्थ। कविदेव वसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु के रूप में करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। हवा उसे झूला झुला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर में बातें करके उसका मन बहला रहे। कोयल आकर उसे हिलाती है तथा ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न कर रही है, अर्थात उसका मन बहला रही है। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राई और नमक से उसकी नजर उतारने की रस्म पूरी कर रही है ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नजर न लगे। अब देखिए यहाँ पर छोटे बालक के बच्चों के नजर उतारने के बहुत सारे विधि होते हैं, क्रियाएं होते हैं, जैसे कि राई और नमक से बच्चों को चारों ओर से करके उतार जाते थे तथा कभी कभी माँ अपने साड़ी के पल्लू से भी उनका नजर उतारती है। तो यहाँ पर वह साड़ी का पल्ला, राई, नमक, ये सारी उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। आगे भावार्थ कंटिन्यू है। राजा कामदेव के वसंत रूपी शिशु को किसी की नजर न लगे। राजा कामदेव के वसंत रूपी शिशु को प्रातः काल गुलाब रूपी चुटकी बजा बजा कर जगा रही है। अब देखते हैं इसका भावार्थ और भी कंटिन्यू है। भाव यह है कि यहाँ वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है। चारों ओर वसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत ही सुंदर लग रही है। विशेष देखते हैं। इस काव्यांश की जो पंक्तियां हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। वसंत ऋतु का वर्णन राजा कामदेव के बालक के रूप में करके मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है यहाँ, इसलिए इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। भक्ति रस विद्यमान है, भाषा में माधुर्य गुण का समावेश है।
तो बच्चों इस प्रकार हमने कवित्व का पहला जो काव्यांश था उसको विस्तार से पढ़ लिया। अब अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे, अगले कवित्व को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।